हेलो एवरीवन, आई एम सागर जोशी, फाउंडर लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। आज मेरे साथ बहुत स्पेशल अचीवर है जिन्होंने क्लैट 2024 में टॉप तो किया ही है एनएलएस बैंगलोर। ऑफ कोर्स वो पढ़ ही रहे एनएलएस बैंगलोर में, लेकिन इसके अलावा भी बहुत ही ज़बरदस्त काम वो कर रहे हैं, स्पेशली क्लैट एस्पिरेंट्स के लिए। वो खुद एक चैनल पे बच्चों को बताते हैं कि कैसे क्लैट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो क्लैट प्रिपरेशन से रिलेटेड है, और बहुत अच्छा कंटेंट और अपने खुद के एक्सपीरियंस, उनकी जो जर्नी है प्रिपरेशन की, उसके बारे में बताते हैं। तो ये बड़ा यूनिक इनिशिएटिव है और फॉर्चुनेटली बच्चे बहुत उससे बेनिफिटेड होते हैं, तो ये बहुत ही अप्रिशिएबल चीज़ है। तो मेरे साथ है अभ्युदय पांडे। अभ्युदय का रैंक था 92 ऑफ कोर्स क्लैट के थ्रू, और इनको मिला एनएलएस बैंगलोर। तो आज अभ्युदय से बात करेंगे। वेलकम अभ्युदय। थैंक यू सर। अभ्युदय, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि व्हेन डिड यू थिंक ऑफ क्लैट, मतलब क्लैट कब सोचा आपने? 10th 11th 12th या आफ्टर 12th व्हेन? सर सो बेसिकली 10th के बाद मैं पीसीएम का स्टूडेंट था। ओके। तो मिड 12th तक आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जेई। Okay. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग उस पर इंटरेस्ट उतना ज़्यादा नहीं था। राइट। देन मैंने क्लैट एग्जाम के बारे में उस टाइम न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई थी कि अब क्लैट जून की जगह दिसंबर में होगा। राइट। तो मुझे ये चीज़ पता चली कि इसका भी साथ में तैयारी किया जा सकता है, क्योंकि अप्रैल टाइम पे होगा जेई। राइट। तो यहाँ पे टाइम है, दोनों को हम मैनेज कर सकते हैं। फिर क्लैट का जब मैंने तैयारी शुरू किया, उसमें जीके का सिलेबस, लीगल का और जो भी रीजनिंग का सिलेबस था, बहुत ज़्यादा उस पर इंटरेस्ट दिखा मेरे को। तो आई वॉज लाइक कि भाई ये जो है उसमें तो मज़ा आ रहा है करने में। तो उसका मैंने पहले 2 महीने के आसपास प्रिपेयर किया था मेरे 12th के साथ। एंड घर से ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, पापा ने बिल्कुल बोल दिया था अगर इस पर इंटरेस्ट है तो ये कर ले। सो इस तरीके से क्लैट की तरफ। So you entered CLAT preparation by chance and gradually it became a choice. Yeah, you started liking it, the syllabus and everything. Yes? Yeah, exactly like that. Okay. So as you said कि आपने IIT के बाद CLAT को देखा, तो उसके बाद फिर जब आपने when you started liking, so उसके बाद तय था कि अब IIT भी करूंगा या अब CLAT ही करूंगा? नहीं, उसके बाद IIT का इंटरेस्ट था नहीं उसमें उतना ज़्यादा, तो उसको बस मैंने ड्रॉप किया कि भाई अभी से में सारा चीज़ करना है। So you must have appeared, मतलब अभी जब दिसंबर में, तो फिर जी दिया था आपने या वो नहीं दिया? नहीं, मैंने उसे ड्रॉप ही कर दिया। ओके, वंडरफुल। अच्छा, उसके बाद में आपने जैसे क्लैट के लिए प्रिपेयर किया, तो क्लैट के लिए आपने कैसे, मतलब जैसे आपने प्रिपरेशन करी, तो कैसे आपने प्लान किया कि मैं, क्योंकि यू मस्ट बी अ मैथ स्टूडेंट, सो आपका मैथ्स बहुत अच्छा होगा ऑब्वियसली, लेकिन जीके में आप नहीं थे टच में, आई गेस। तो फिर क्या किया, मतलब यू रेड न्यूज़पेपर्स, यू रेफर्ड मटेरियल, हाउ डिड यू प्रिपेयर एवरीथिंग? सो सर वो जो 2.5 मंथ मैंने पिछले साल जो प्रिपेयर किया था अपने 12th के साथ, उससे आइडिया एक बार लग गया था कि क्लैट को करना कैसे, और एग्जाम देने के बाद और आइडिया अच्छे से लग गया। इसी वजह से 11th के सारे स्टूडेंट को मैं सजेस्ट करता हूँ कि क्लैट जरूर दो, भले ही कॉलेज में सिलेक्शन हो, बट 11th में आइडिया लगता है। तो उस पर आइडिया था कि प्रिपरेशन करना कैसे। एंड सेकेंड थिंग, मैं बचपन से जीके से रिलेटेड एग्जाम्स देते आ रहा हूँ, तो जीके के टच में नहीं था, बट मुझे ये आइडिया जरूर था कि जीके का प्रिपरेशन कैसे करना है। Okay. तो वो मेथड को मैंने बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ा, क्योंकि इसमें इन डेप्थ रिसर्च चाहिए इसमें जीके में। Right. तो उसको मैंने थोड़ा सा अपने प्रिपरेशन में ऐड किया था। बाकी रीजनिंग वाला जो सेक्शन है, वो एक एग्जाम हुआ करता था, अब शायद वो बंद हो चुका है, एनटीएससी। राइट। तो एनटीएससी एग्जाम के थ्रू वो रीजनिंग भी डेवलप हो चुकी, तो एक तरीके से इंग्लिश भी पहले से अच्छी थी, तो वो सारा चीज मतलब बेस जो था वो पहले से क्रिएटेड था। Okay, so प्रैक्टिस ऐड करना था। अच्छा, जैसे क्लैट में आपने खुद ने इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट इन 12th क्लास यू अचीव 92 रैंक, which is genuinely a great rank, right? So आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न था कि आपने इतना अच्छा किया? मतलब जैसे आपने कहा बेस मेरा रेडी था, ठीक है, उसका ऑफ कोर्स आपने प्रिपरेशन करी होगी, बट जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ, या क्लैट एस्पिरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि कौन सी एक चीज़ थी जिसको, जैसे मॉक्स हो सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपकी कमांड हो सकती है, या मे बी हार्डवर्क हो सकता है, मतलब कौन सी एक चीज़ थी जिसने आपको क्लैट में ये रैंक अचीव करने में हेल्प करी? सर मेरे लिए वो फैक्टर था एनालिसिस, क्योंकि मतलब एक तरीके से बच्चों को लगा कि बहुत ज़्यादा क्रिंज बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपीट की जा रही है, बट अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो ज़रूरी नहीं वो क्रिंज हो, वो इंपॉर्टेंट भी हो सकती है। सो एनालिसिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि एनालाइज अगर मैं कर रहा हूँ मॉक्स को, तो मिस्टेक्स पता चल रही है, एंड दैट इज़ हाउ आई एम एबल टू प्रोसीड कि कैसे मुझे प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। मैंने देखा है आप अपने वीडियो में भी बहुत एम्फेसिस करते हैं, और इनफैक्ट हम टीचर लोग भी बहुत स्ट्रांगली करते हैं
मॉक डायरी भी हम देते हैं जैसे जिसमें बच्चे एनालाइज करते हैं, मतलब एक पहले से वो थी भी मेरे पास प्रिपेयर्ड मॉक डायरी होगी आपके पास। तो मॉक एनालिसिस पे हम भी बहुत स्ट्रेस करते हैं और आप भी बहुत बच्चों को बोलते हैं। तो मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात से कि मॉक देना और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको एनालाइज करना कि आपकी मिस्टेक्स क्या हैं, आप है ना उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना और फिर उस पर काम करना। तो इस मॉक एनालिसिस को ठीक है टीचर्स तो बताते ही हैं एक पैटर्न है, पर फिर भी आप क्या ऐड करना चाहेंगे क्लैड एस्पिरेंट्स के लिए कि कैसे एनालिसिस करे, कैसे एनालाइज करे और कैसे वो इस एनालिसिस को उससे वो कुछ ग्रो करे। ओके, सो एनालिसिस में मेन चीज़ जो मेरे को ड्रॉबैक ये लगता है जो टीचर्स बताते हैं, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा लैक है कि टीचर्स उतना ज्यादा क्लैट की प्रिपरेशन कर नहीं रहे, तो वो प्रॉपर उतना ज्यादा वो चीज टेबल के उधर है तो वो रियल जो बोलते हैं ना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उनका प्रिपरेशन वो उतना नहीं है। सो इसमें जो मैं ऐड करना चाहूंगा वो है क्लैट का जो मॉक एनालिसिस है वो सिर्फ और सिर्फ आपके मॉक का एनालिसिस नहीं है। मतलब हम क्या समझते हैं कि मेरे इतने सही हुए, इतने गलत हुए, इतने मैंने छोड़ा, वो हमने मॉक डायरी में लिख दी, ये गलतियां होंगी, सिर्फ इतना नहीं है। क्लैट में एक्चुअली आपको बहुत सारा चीज एनालाइज करना होता है। लाइक उस दिन जिस दिन आपने मॉक दिया, उस दिन मॉक के पहले के जो कुछ घंटे थे वो आपका कैसा गया, क्योंकि माइंडसेट पे भी डिपेंड करता है पेपर कैसा दे रहे हो। तो वो चीज आपका माइंड काम था या नहीं था, क्या क्या चीजें आपने की थी। इनफैक्ट कई बार तो मैं ये भी एनालाइज करता था कौन सा ब्रेकफास्ट मुझे सूट किया। फॉर एग्जाम्पल मैं ज्यादा हैवी करके चला गया तो मॉक में मेरा ध्यान नहीं गया। सेकेंड थिंग जो मैंने एनालाइज किया, मॉक के बीच में मैं क्या क्या करता था। फॉर एग्जाम्पल एक बार मैंने ट्राई किया कि मैं लाइन से एक फ्लो में मॉक देते गया, उसमें मैं एग्जॉस्ट फील कर रहा था कि बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया। देन मैंने ट्राई किया एक सेक्शन, तो मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ कि एक मॉक टेस्ट को 5 सेक्शनल टेस्ट के फॉर्म में इमेजिन करो। आरसी का सेक्शन खत्म हुआ, 10 सेकंड रुक जाओ, सांस लो, पानी पियो और अगला सेक्शन चालू करो, तो उससे एग्जॉस्ट फील नहीं होता। तो ये सारी चीजें एनालिसिस करनी जरूरी है। सेकंड जो एनालाइज करना जरूरी है वो स्कोर तो सेकेंडरी चीज है, वो आते जाते रहता है। बट फॉर एग्जाम्पल एक गलती जो है वो गलती क्यों हुई और उस गलती को कैसे सुधारा जा सकता है, जो कि आप जो मॉक्स देते होंगे फॉर एग्जाम्पल उसमें जो एनालिसिस की कॉपी आती है कि ये आंसर है, उसे देखना है कि सही क्यों सही और गलत क्यों गलत है, फिर आप वो गलत को सही कैसे कर सकते हो और उस पर फिर वर्क करना, उसके एक्सप्लेनेशंस, दैट इज इंपॉर्टेंट। यस, सो उन सब चीजों पे वर्क करना। तो बेसिक सा क्लैट इज जस्ट अ सिंपल सा प्रोसेस। ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड क्लैट में बहुत इंपॉर्टेंट है। गलती की उसको सुधारो। अगर गलती बार बार होना, मतलब मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ, योर फर्स्ट मिस्टेक इज नेवर योर मिस्टेक, इट इज ऑलवेज अ लर्निंग। बट अगर वो चीज आप रिपीट कर रहे हो तो वो मिस्टेक है। तो मिस्टेक रिपीट अगर नहीं हो रही देन ग्रेजुअली यू आर इंप्रूविंग, क्योंकि हर बार आप एक नई मिस्टेक को चेंज करते जा रहे हो। तो दैट्स व्हाई ये एनालिसिस का प्रोसेस होना चाहिए। सो बेसिकली आपका ये बोलना है कि मॉक्स में एक्सपेरिमेंट्स करो, मिस्टेक्स करो और फिर मिस्टेक्स को से सीखो कि भाई कैसे गलती को कैसे सुधारा जाए। ठीक है, जैसे आपने इन चीज़ों पे ध्यान दिया, आपने बताया कि ब्रेकफास्ट कैसा किया है या मूड कैसा है या किस मूड से जा रहे हैं, किस एनर्जी लेवल से जा रहे हैं, तो मेंटल स्ट्रेंथ का क्या रोल है इस एग्जाम में? सर सबसे ज़्यादा रोल उसी का है, क्योंकि ये भी चीज़ मैटर करता है कि क्लैट एग्जाम सब मतलब एक ऐसा एग्जाम है, एक बार जेई नीट को भी हम बोल सकते हैं कि जितना प्रिपेयर कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। आपने साल भर अच्छे से प्रिपेयर किया है, बट अगर आप एग्जाम सेंटर में जाते टाइम आपकी रिक्शा वाले से या फिर किसी और से लड़ाई भी हो गई तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर जाएगा आपके एग्जाम को, क्योंकि वहाँ पे आपको रीड करके उतना ही ध्यान से पढ़ना भी, उतना ध्यान से सोचना भी है। तो इस वजह से लास्ट के जो 3-4 मंथ्स है, जो आई गेस 2.5 मंथ्स बचे होंगे, उसमें माइंड को काम ज़्यादा रखो, क्लैट पे फोकस रखो। कोई कुछ भी बोल रहा है जस्ट इग्नोर करो। तो मेंटल स्ट्रेंथ जरूरी है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है ना, जैसे हम बहुत समझाते हैं बच्चों को, दिक्कत क्या है ना कि जब मॉक में उनके मार्क्स कम हो जाते हैं, बिकॉज क्या होता है मॉक्स बहुत अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के आते हैं। समटाइम्स वी हैव इजी मॉक्स एंड मॉडरेट, समटाइम्स वी हैव डिफिकल्ट मॉक, लेंथी मॉक, और स्पेशली हम लॉ प्रेप में मॉक्स थोड़े टफ बनाते हैं। तो बच्चों का जैसे ही मार्क लेटेस्ट से उसका आ रहा था 60 या 670 आ रहा था या 65 आ रहा था, और एकदम से अगर वो 50 हो गया या 40 हो गया या 70 हो गया, तो जो पैनिक या जो एक स्ट्रेस बच्चे को होता है, तो उसके लिए किसी को क्या करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सर जैसे अगर मार्क्स का डेप्रिशिएशन जो है वो सिर्फ 2-3 मार्क्स में हुआ है तो वो कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। सेकंड चीज, पैनिक होना एक सीरियस एस्पिरेंट के लिए कॉमन चीज। जो मैं करता था, मैं अपने सबसे वीकेस्ट मार्क को उठाता था 3-4, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्क्स को उठाता था। मैं बस ये चेक करता था कि इस मॉक में क्या क्या चीजें थी जिसमें नंबर ज्यादा है और इस मॉक में क्या क्या वो फैक्टर्स थे जिससे नंबर कम आया, तो मुझे वो डिफरेंस पता चल जाता है क्या करने से ज्यादा नंबर्स आते हैं। तो दैट्स व्हाई एवरीथिंग इज अबाउट एनालिसिस। आपको उसी से पता चलेगा कि हाँ आपको क्या करना है। एंड
एक और चीज़ है, जैसे कई लोग क्या करते हैं कि सिर्फ वीडियो देख लेते हैं एनालिसिस की, लाइक काफ़ी सारे कोचिंग एलपीटी में भी, तो वो ऐसा नहीं कि वो यूजलेस है, वो बिल्कुल काम का है, बट सिर्फ उसी पे रिलाई नहीं होना है। वो आंसर और एक्सप्लेनेशन है, वो एनालिसिस नहीं है, और सबसे बड़ा इंडिविजुअल एनालिसिस नहीं है। बिल्कुल भाई आपका, मेरे मार्क्स 80 हैं, आपके 60 हैं, मेरे 70 हैं, आपके 90 हैं, तो पूरा चेंज हो जाएगा, पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो इस वजह से उनको खुद को ज्यादा अच्छे से पता है कि उन्होंने कहाँ पे गलती की है। दूसरों को वो कुछ और बोल सकते हैं, बट खुद के साथ कोई झूठ नहीं बोल सकता। वेरी ट्रू। एक बात आप बोलते हो, जैसे आपने इवेंट में भी बोला और मुझे अच्छा भी लगा, कि आप खुद से ऑनेस्ट रहो एंड खुद को धोखा मत दो। ये बात को थोड़ा और इलेबोरेट करो। इसके इलेबोरेशन में सर पहली लाइन तो मैं बोलूँगा, जैसे मेंटर्स लोग ढूंढते हैं, सो अगर सबसे बेस्ट मेंटर, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मेंटर हर किसी के पास होता है, और वो खुद। ओके। क्योंकि हम कई बार बाहर में देखने जाते हैं, बट एक्चुअली वो बेस्ट मेंटर हमारे अंदर है। क्योंकि एक डॉक्टर के पास जाओगे या किसी मेंटर के पास जाओगे, आप उसके सामने 100% सही नहीं बोल सकते, आप एटलीस्ट कुछ 5-10% आप छुपाओगे, बट आपकी एक्चुअल चीजें आपको खुद पता है। राइट। और खुद के साथ धोखा देने से, अगर क्लैट के एस्पिरेंट से मैं रिलेटेबल चीज बोलूं, तो आपके आधे से ज्यादा फ्रेंड्स अभी ऐसे हैं जिनके असल में 65-70 आ रहे हैं, बट वो आपको बता रहे होंगे 85-90। और अगर उनके 85-90-95 आ रहे हैं, तो उनके जीके में 20-25 के स्कोर आ रहे हैं, विच इज प्रैक्टिकली क्लैट में पॉसिबल नहीं, अगर पेपर उतना आसान ना है तो वो मॉक में जो स्कोर आ रहा है ना, या जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वो एक्चुअली करो। एंड सेकंड चीज, खुद से हमेशा पूछो कि क्या आप अपना 100% दे रहे हो या नहीं। क्योंकि सिलेक्शन नहीं होने के गिल्ट से बहुत बड़ा गिल्ट ये होता है कि मैंने अपना 100% नहीं दिया। अच्छा, एक चीज, आप खुद एक इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं, आप खुद भी एक तरह से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ऑनलाइन कंटेंट देते हैं बच्चों को प्रेपरेशन से रिलेटेड। ये कैसे हुआ, या ये आइडिया कैसे आया, क्यों आया? सो इसका आइडिया सर, बेसिकली मेरे पापा ऑलरेडी ऑनलाइन एजुकेटर थे। तो एजुकेटर हैं अभी भी, वो काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस वो डालते हैं, पढ़ाते हैं। सो बेसिकली वो फिजिक्स एंड मैथ्स वाले साइड में पढ़ाते हैं। राइट। तो मेन जो मेरा कभी भी इंस्पिरेशन आता है उन्हीं से आता है, जो भी मुझे देखना होता है। तो क्लैट के बाद 6 महीने का गैप था वहाँ पे। राइट। तो मैंने बस एक नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड करके डाली थी। देन उसका रिस्पांस मैंने देखा, तो आई थॉट कि चलो गाइड किया जाए। तो इन्फ्लुएंसर, जैसा आपने बोला, इन्फ्लुएंसर तो मैं नहीं बोल सकता, इट्स जस्ट कि एक सीनियर या एक भैया है जो उनको गाइड करने के लिए बस मैं वहाँ पे हूँ। फिर भी जैसे आप अब देखते हो कि काफ़ी बच्चे आपके वीडियोस देखते भी हैं, कमेंट्स भी करते होंगे, आपसे गाइडेंस भी लेते होंगे या कनेक्ट भी करते होंगे, तो आपको कैसा लगता है? मतलब यू फील गुड अबाउट इट, या हाउ डू यू टेक इट? मतलब कैसा लगता है आपको? सर आई लव दैट। जो भी पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं मुझे बहुत पसंद आते हैं। एंड सेकंड चीज, नेगेटिव कमेंट्स, मतलब ये मेरे माइंड में कभी रहा नहीं कि नेगेटिव चीज़ों को लेके थोड़ा डिमोटिवेट हो जाए। हमेशा नेगेटिव चीज़ को आप एक अपॉर्चुनिटी या फिर एक सजेशन के जैसे लो कि and that is part of this world। एग्जैक्टली, उससे मेन चीज़ उसी से सीखने मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ वीडियो बना रहा हूँ और उसमें किसी बच्चे ने कमेंट कर दिया, सर आप इधर उधर की बातें ज्यादा करते हो, दैट इज अ पॉजिटिव थिंग फॉर मी। भाई अगले वीडियो में मैं इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। वेरी ट्रू। तो उसको एक अच्छे सेंस पॉजिटिव आप उसमें लेते हो। एक तो आपका पता चल गया हॉबी यही है कि आप लोगों को इस तरह से हेल्प करो, और क्या हॉबीज हैं आपके? सर प्लेइंग बैडमिंटन, आई लव दैट। या okay, so actually I'm a state level player as well. oh great, so wonderful. I love that, yeah, and sports cricket, okay, हाँ इट्स अ बेसिक थिंग कि अगर मैं खाली बैठा हूँ या लाइक जिसमें दिमाग का काम नहीं, वो वाला काम अगर मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब पढ़ाई को हटा के, तो एनी टाइम मैं गाने सुनते रहता हूँ। so you love badminton, you love music, you love this content creation for CLAT aspirants, you also in NLS, वो जहाँ माना जाता है कि बहुत रिगरस या बहुत प्रेशर रहता है, वर्कलोड रहता है काम का, तो ये सब चीज़ें करते हो तो आपको कोई ऐसे स्ट्रेस या प्रेशर नहीं फील होता है? सर स्ट्रेस मुझे लगता है जिसके बारे में ज़्यादा सोचोगे उसको लेके स्ट्रेस तो हो ही जाएगा। उस चीज़ को बस ऐसा लो कि भाई मेरे को ये 1 घंटे में ये करना है मुझे, तो उस 1 घंटे को कर लो, फिर आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो देखा जाएगा। तो ज़्यादा सोचोगे तो स्ट्रेस होगा ही होगा, तो सोचो ही मत, करते जाओ, दैट्स इट। अगर एक काम करना है आज मुझे, मैंने 10 काम दिन के सोचे, में से 6 हुए तो अच्छी बात है, 6 हो गए, 4 मैं कल कर लूँगा। बट स्ट्रेस इज समथिंग जिस मतलब वो 2 अंतर होता है। हम क्या सोचते हैं, सोचना और इट्स अ वर्ड चिंता करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। तो बच्चों को ये लगता है कि मैं अपने पेपर के लिए सोच रहा हूँ, अपने करियर के लिए सोच रहा हूँ, बट नहीं, आप चिंता कर रहे हो। चिंतन और चिंता, या वो आप चिंता कर रहे हो। सोचना इज समथिंग, मेरे सामने ये प्रॉब्लम है, अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूँ, तो ये सोचना होता है। तो सोचने पे ध्यान दो। अभी आपको लग रहा है कि आप चिंता करने को सोचना बोल रहे हो। तो अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे
मैं आपसे बाद में पूछूंगा कौन सा कोचिंग बेस्ट है, लेकिन इन जनरल अपन पहले एक जनरल कोचिंग पे पूछते हैं कि किसी भी, स्पेशली अपन क्लैट की बात करें तो क्लैट एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए कोचिंग कोई भी हो सकती है, कोचिंग का रोल क्या है? सर कोचिंग का रोल दो बड़ा रोल है, बट इसमें टीचिंग इसमें इंक्लूडेड नहीं है। दो जो मेन रोल है, फर्स्ट थिंग इज मेंटर। आप उस टीचर, आपको वो रास्ता बताने वाला एक पर्सन मिल रहा है, क्योंकि क्लैट एक टीचर बेस्ड नहीं, मेंटर बेस्ड एग्जाम है। कोई सिलेबस नहीं कि टीचर यहाँ के पर है। सेकंड जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो मुझे लगता है कोचिंग इसी वजह से करनी चाहिए, दैट इज एनवायरनमेंट। आप अपने टाइप के इतने सारे बच्चों के बीच रह के पढ़ रहे हो, तो आपके माइंड से वो चीज हटेगा नहीं। थोड़ी भी देर के लिए आपके माइंड से वो हटा, तो आप अपने टॉपर को देख लो कि ऐसा पढ़ना चाहिए, तो वो एक मोटिवेशन मिलते जाता है। लाइक अगर मेरे में जर्नी की टेस्ट एनवायरनमेंट, रैंकिंग, ये सब। फॉर एग्जांपल जब मेरा 40s में स्कोर आता था, तो मेरे जो एनवायरनमेंट था वहाँ पे 40s के बच्चे 50s के बच्चे थे। जब मेरा 60s में आने लगा, मैं 70s वालों के साथ रहने लगा। देन फिर उस तरीके से जिनके साथ आप रहते जाते हो, ग्रेजुअली वो इंक्रीज आता जाता है। अच्छा, आपका एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये फैक्ट है, आपने 20 से स्टार्ट किया मॉक। यस सर। तो 20 से मतलब किसी का अगर 20, 30, 40 स्कोर है, तो क्या वो उसको होप करना चाहिए कि वो एनालिस्ट तक पहुंच सके? या डेफिनेटली वो होप बिल्कुल कर सकता है। इस जस्ट की मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी होगी बाकियों से, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कि एक ह्यूमन ना कर पाए, थोड़ी सी ज़्यादा। थोड़ी सी ज़्यादा इन द सेंस 20 से 60 या 50 या 55 पहुंचने में आपको टाइम नहीं लगेगा। आप थ्योरी करो, आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, आप सेक्शनल टेस्ट देना शुरू करो, आप 50% पहुंच जाओगे। देन व्हाट यू हैव टू डू इज, जो एनालिसिस वाला फैक्टर जो मैंने दिया था, उसको आप अप्लाई करना शुरू करो। सेक्शनल टेस्ट पे अगर फोकस्ड है, और हफ्ते के अगर आप 2 मॉक टेस्ट कंटिन्यूसली दे रहे हो, ये जरूरी है। बट अगर इनको आप एनालाइज नहीं कर रहे हो, दीज आर यूजलेस। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हफ्ते के हर दिन मॉक दे रहे हैं बिना एनालिसिस के। उनका हर मॉक सेम है, मैंने एक मॉक दी, कुछ गलती की, अगले मॉक में फिर दिया, फिर वही गलती की, मुझे पता नहीं मैंने क्या गलती की। तो सेक्शनल टेस्ट दो, एनालाइज करो, एंड बस थोड़ी सी ज्यादा मेहनत लगेगी, बट या दे कैन डू। सो ये बहुत बड़ी बात है कि आप 20, 30, 40 से भी अगर प्लानिंग से और फोकस करते हैं, और अगर आप मॉक्स को देना और मॉक के बाद उसका एनालिसिस, जिस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं अभ्युदय, और बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये, तो ऑफ कोर्स आप, और अभी बहुत टाइम है आपके पास में, कि अगर आप स्टार्ट करते हो तो ईजीली आप स्कोर कर सकते हो, और आप टॉप 3 कॉलेजेस को अचीव करना बहुत मुश्किल नहीं है। अच्छा अभ्युदय, क्योंकि आप खुद बहुत सारे बच्चों के साथ काम करते हो और बहुत सारी चीज़ों को आपको स्टडी करना होता है या रिसर्च करना होता है, सो आपको क्या लगता है कि जितने भी कोचिंग्स हैं, जैसे जो भी अवेलेबल हैं क्लैट के लिए, तो कौन सा आपको लगता है कि कोचिंग, अब ऑफ कोर्स क्योंकि मैं लॉ प्रेप से हूं तो आप लॉ प्रेप को ही रेकमेंड करोगे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं, कौन से पैरामीटर्स हैं, या कौन सी चीजें हैं जिसके बेसिस पे आपको लगता है कि भाई वाई दिस इज बेटर देन एनी अदर प्लेटफॉर्म, या क्योंकि सारे प्लेटफॉर्म से सभी लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं अच्छा करने की, और जैसा आपने बताया बहुत सारी चीज़ें हैं, मेंटोर्स और मटेरियल, सपोर्ट सिस्टम, मेंटरिंग, ये सब चीज़ें हैं, फिर भी आप कैसे देखते हो कोचिंग को, और कौन से कोचिंग को आप रेकमेंड करोगे अगर स्टूडेंट कोई आपसे पूछे? सो बेसिकली रिकमेंडेशन से अच्छा है, मैं ये बताऊंगा कि अपना रिव्यूज में देता हूँ। एलपीटी के बारे में जो चीज़ मुझे अच्छी लगी, दैट इज एग्जाम में उसका जो मॉक का लेवल है। तो कुछ कोचिंग्स ऐसे जिनका थोड़ा ज़्यादा अपर लेवल में, और कुछ है जो बहुत ज़्यादा ईजियर लेवल पे है, जो एक बेसिक मेंटेन किया जाता है, नॉट इन ऑल मॉक्स, क्योंकि हर एक कोचिंग को हफ्ते के बहुत सारे मॉक्स बनाने होते हैं, तो हर मॉक में परफेक्शन नहीं आता, बट मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी के जो मॉक्स होते हैं उनमें जो लेवल होता है थोड़ा क्लैट को मैच करता हुआ होता है, एंड जीके भी जो है वो उस टाइप का होता है। सेकेंड थिंग विच आई लव्ड अबाउट दिस इज, इट वाज क्लैट एक्सप्रेस। जो क्लैट एक्सप्रेस का पैटर्न है, तो मैं अपने वीडियो से भी जनरली यही सजेस्ट करता हूँ, जो भी मेंटरशिप मुझे, मतलब बच्चों को मैं जो भी बताता हूँ उसमें, कि यार अगर तुम महीने के 25 से 30 टॉपिक्स अगर कर रहे हो 8 महीने, स्टिल यू हैव दैट 250 to 300 टॉपिक्स की लिस्ट। क्लैट ऐसा एग्जाम नहीं है कि उसमें 1000 टॉपिक्स आ जाए, क्योंकि उन्हें हर एक टॉपिक पे डेप्थ में क्वेश्चन पूछने हैं। तो क्लैट में अगर आप 200 से 250 टॉपिक्स करके जा रहे हो, जो कि महीने के हर 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो क्लैट एक्सप्रेस में ही होते हैं, विथ क्वेश्चन सेट, दैट इज द बेस्ट थिंग। उसमें क्वेश्चन सेट बहुत बड़ा होता है, आई गेस 20 क्वेश्चंस अराउंड। तो उन्हें प्रैक्टिस करो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूज़पेपर के टच में रहो, तो वो एक्चुअल उसी माइंडसेट को मैच करता है कि ज़्यादा टॉपिक्स मत करो, थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करो, बट डेप्थ में करो। तो ये सारी चीज़ें आई लाइक दैट। जो आपने मेंशन किया क्लैट एक्सप्रेस को, तो क्लैट एक्सप्रेस में अच्छी बात है कि हम लोग जैसे नेमोनिक्स है, जैसे माइंड मैप्स है,
जैसे एंड उस पूरा ब्रश अप विद टॉपिक्स भी होता है लास्ट में कि ये टॉपिक्स एक्स्ट्रा पढ़ एग्जैक्टली तो उससे क्या है बच्चे को जीके पूरा कवर हो जाता है और बहुत इलेबोरेटली कवर हो जाता है और जीके बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि जीके इतना वास्ट है कि आपको कोई न कहीं तो किसी पॉइंट पे प्रिसाइज या कंसाइज करना ही पड़ेगा बिकॉज एवरीथिंग अंडर द सन इज जीके है ना कुछ भी पूछा जा सकता है तो उसके लिए अगर आपको लिमिटेड रिसोर्स हो तो इजी है आपको कवर करना सो इन्होंने बहुत ये अच्छी बात बोली और जो भी स्टूडेंट्स क्लैट कर रहे हैं तो आप उनको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मोटिवेट करने के लिए ये सब बातें तो आपने प्रिपरेशन से रिलेटेड बताई कि प्रिपेयर कैसे करो ये करो वो करो लेकिन मोटिवेशन के लिए कुछ ऐसा कोई क्या कहना चाहेंगे मोटिवेशन मंत्रा क्या देना चाहेंगे जिससे बच्चे मोटिवेट होके प्रिपरेशन करें सर सबसे बड़ा मंत्र तो ये होगा यार खुद पे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रखो ये टाइम ऐसा है कि खुद पे आप डाउट नहीं कर सकते हो मतलब डाउट नहीं खुद को क्रिटिसाइज जरूर करो बट खुद को ये कभी मत बोलो कि नहीं हो पाएगा वो क्लैट ऐसा एग्जाम नहीं है कि हर कोई क्लैट क्रैक कर सकता है इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ अ वेरी मच टफ एग्जाम बट या कंपटीशन इसमें अलग लेवल पे इसलिए क्योंकि किसका माइंडसेट उस दिन कैसा चल रहा है ये जरूरी है तो अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो ना तो क्लैट थोड़ा सा टफ हो सकता है एंड मोटिवेशन मैं बता रहा हूँ मॉक के स्कोर को अगर आप अपना मोटिवेशन का पॉइंट लेते हो तो एक दो ईजियर मॉक्स दे दो बट मॉक के स्कोर्स को अपने माइंड पे चढ़ने मत देना एंड मेन थिंग इज मोटिवेशन अगर मेनली चाहिए तो रश्मि रथी काफ़ी लोगों ने पढ़ी होगी तो उसका ये लाइन मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है कि याचना नहीं अब रण होगा जीवन जया की मरण होगा सरधर शेष नाग का डोलेगा विकराल काल मुख खोलेगा तो यार इट्स लाइक लास्ट का 3 महीना बचा है ये 3 महीना अगर आपने अच्छे से लगा दिया ना तो फिर अलग ही चीज़ है जैसा आप सर ने बोला कि एनालिस में रिगर बहुत ज़्यादा है एनालिस का रिगर बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि हम एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ते हैं अगर हम हर दिन एक घंटा भी पढ़ते जाए देयर इज नो रिगर एट ऑल एंड कंपेयर टू द इंजीनियरिंग कॉलेजेस देयर इज नॉट एट ऑल रिगर तो उसके बाद लाइफ इज ईजी सो अभी के 3 महीने ना बस लगा दो सो दैट इज द मेन मोटिवेशन आई कैन डू बाकी चीज़ चलते रहता है तो अभ्युदय आपने बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ें बताई थैंक यू सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई एंड हम आपको बहुत सारे मतलब बहुत और कई अपॉर्चुनिटीज़ हम देंगे कि बच्चों से आप इंटरेक्ट करें उन्हें मोटिवेट करें और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं थैंक यू बहुत बढ़िया कर रहे हैं और बच्चों को एक फर्स्ट हैंड जिसने खुद ने एक्सपीरियंस किया है अच्छा क्या होता है कि जैसे हमारे सिस्टम में बहुत सारे लॉ ग्रेजुएट्स हैं ना जो NLU जोधपुर से या बैंगलोर से या हैदराबाद से या किसी भी कॉलेज से ग्रेजुएटेड हैं पर प्रॉब्लम क्या है उन्होंने क्लैट दिया था 8 साल पहले या 7 साल पहले या 10 साल पहले या 12 साल पहले सो कई बार क्या होता है वो अब चेंज हो गया वो तो अब का जो रिसेंट लेटेस्ट एक्सपीरियंस है अब वो चेंज हो गया बिकॉज कोई अगर 12 साल पहले क्लैट क्रैक किया है तो पैटर्न डिफरेंट था लेवल ऑफ कंपटीशन डिफरेंट था है ना और अभी डिफरेंट है तो आपके थ्रू बच्चों को ऐसी वो एक्सपीरियंस मिलता है जो रीसेंट है या जो लेटेस्ट सो बच्चों को मैं यही सजेस्ट करता हूँ फॉर एग्जांपल एक एक्सपीरियंस टीचर है उनको ये बोल के मत क्रिटिसाइज करो कि सर आप बहुत पहले क्लैट दिए थे आपको आइडिया नहीं है आप दोनों को यूज करो मैं एज अ लीगल रीजनिंग अगर मैं पढ़ाने जाऊं या मैथ्स में पढ़ाने जाऊं मैं लाइफ में कभी उस 10 साल एक्सपीरियंस टीचर जैसा नहीं पढ़ा सकता तो अगर आपको सब्जेक्ट की गाइडेंस चाहिए टॉपिक पे आपको कमांड चाहिए डेफिनेटली आप उन टीचर से जाके पूछिए बट क्लैट के करंट पैटर्न के बारे में जानना है सो आई एम देयर तो यूज दोनों को करो किसी चीज का नेगेटिव पॉइंट नहीं है हर चीज के पॉजिटिव पॉइंट को पकड़ के यू कैन गो अहेड जैसे आपने बोला आपके फादर बड़े पॉपुलर एजुकेटर हैं ऑनलाइन में सो आई गेस उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनका एक्सपीरियंस है बिल्कुल सर आई गेस ही हैज अ 27 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हाँ सो वो 27 ईयर का जो उनका एक्सपीरियंस है वो बहुत हेल्प करता है बच्चों को प्रिपरेशन करने में और यही वजह है कि वो एक पॉपुलर एजुकेटर हैं पढ़ाते हैं ऑनलाइन सो इट वाज ग्रेट टू इंटरेक्ट विथ यू एंड बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और बच्चों को भी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी और कमेंट करिए आप इनसे और क्या जानना चाहते हैं पूछना चाहते हैं तो कभी हम इनको और आजकल टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत सारे तरीके हैं कि हम लोगों से जुड़ सकते हैं तो कमेंट करके पूछो कि कौन सा क्वेश्चन पूछना है उसका आंसर हम कोशिश करेंगे हम भी दें अभ्युदय भी दें और ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो हम इनको फिर से आपके सामने लाएंगे इस प्लेटफॉर्म पे So thank you so much and wish you all the very best for your future. Thank you, sir. And God bless you. Thank you.